हवा चल रही थी। गांव के छोटे से मकान में टूटी छत से सूरज की किरणें भीतर झांक रही थीं। वहीं फर्श पर अपनी किताबों के बीच बैठा था आरव। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन सपनों की चमक अब भी जिंदा थी। आरव का परिवार गरीब था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ ने छोटे मोटे काम करके घर संभाला, लेकिन गरीबी का बोझ इतना भारी था कि हर रोज 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन था। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के स्कूल में उसका नाम हमेशा टॉपर में आता। शिक्षक कहते, ये लड़का अगर शहर जाकर पढ़ेगा तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा। लेकिन पैसे कहाँ से आते? एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा, हालात कितने भी बुरे हों, मेहनत कभी मत छोड़ना। भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देगा। आरव माँ की आंखों में झलकते आंसू देखता और चुपचाप किताबों में डूब जाता। उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनना और अपनी माँ को सारी तकलीफों से छुटकारा दिलाना। गांव के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते, अरे बड़ा आया आईएएस बनने वाला, तेरे पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन आरव मुस्कुरा देता। उसके लिए किताबें ही उसका हथियार थी। पुरानी कॉपियाँ, फटे पन्ने और उधार में मिली किताबें ही उसका खजाना थीं। उसका सबसे बड़ा सहारा माँ का विश्वास था। सावित्री देवी अक्सर कहती, आरव, तू बस पढ़ाई कर, बाकी सब मैं देख लूंगी। लेकिन असलियत ये थी कि वो हर दिन मजदूरी करके, कभी खेतों में काम करके तो कभी दूसरों के घर बर्तन धोकर घर चलाती थी। इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है अनन्या का। वो शहर से अपने पिता के साथ गांव आई थी। रघुवीर का गांव में बड़ा जमीन जायदाद का कारोबार था। अनन्या पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन दिल से बेहद कोमल। जब उसने पहली बार आरव को देखा, वो स्कूल की टूटी खिड़की के पास बैठा था, पुराने पन्नों पर पढ़ाई करता हुआ। उसकी आंखों की गहराई में अनन्या को एक अजीब सी चमक दिखी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का अलग है, इसकी सपनों में सच्चाई है। लेकिन किस्मत की राह आसान कहाँ होती है। आरव को शहर जाकर पढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब वो गांव से निकल पाए, और यहीं से शुरू होती है उसकी संघर्ष भरी यात्रा। गांव के स्कूल में उस दिन परीक्षा का माहौल था। चारों ओर बच्चे अपनी अपनी किताबें दोहरा रहे थे, लेकिन आरव के पास ना तो नई किताबें थीं और ना ही पेन। उसने पड़ोसी दोस्त से आधा टूटा पेन लिया और माँ की पुरानी कॉपी के कुछ पन्ने फाड़कर लिखने बैठ गया। क्लास में सब बच्चे हंसते हुए बोले, देखो देखो, हमारे गांव का भविष्य तो फटे पन्नों पर लिख रहा है। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और माँ की बात याद की। बेटा, लोग चाहे कुछ भी कहें, तू मेहनत करता रह, मंजिल तुझे ही मिलेगी। परीक्षा शुरू हुई और आरव ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिखना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में मानो किताबें छपी हों। उधर स्कूल के आंगन में खड़ी अनन्या सब देख रही थी। वो हैरान थी कि इतने कठिन हालात में भी कोई लड़का इतनी लगन से पढ़ाई कर सकता है। उसने अपनी सहेली से कहा, जानती हो, ये लड़का गरीब है, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े हैं। काश मैं इसे किसी तरह मदद कर पाती। सहेली ने हंसकर कहा, तू भी ना अनन्या, सबको बचाना चाहती है, लेकिन तेरे पापा मानेंगे क्या? वो तो ऐसे लोगों से दूर रहने को कहते हैं। अनन्या चुप हो गई। वो जानती थी कि उसके पिता रघुवीर बहुत सख्त है। उन्हें गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था। शाम को परीक्षा के बाद जब सारे बच्चे घर जा रहे थे, आरव स्कूल के मैदान में बैठा हुआ था। उसके जूते फटे हुए थे, कपड़े मैले, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी उम्मीद थी। तभी अनन्या वहां आई और बोली, तुम्हारा नाम आरव है ना? आरव चौंका। हाँ, पर तुम शहर से आई हो ना? अनन्या मुस्कुराई। हाँ, मैं अनन्या हूँ। मैंने देखा तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो। आरव झेंप गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मेहनत करता हूँ। अनन्या ने अपने बैग से एक नई नोटबुक और पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरी तरफ से, तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। आरव ने नोटबुक देखी तो उसकी आंखें भर आईं। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, मेरे पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है। अनन्या ने कोमल स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वादा करो कि अपने सपने कभी मत छोड़ना। आरव के गले से आवाज़ नहीं निकली। उसने नोटबुक हाथ में ली और मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी हार नहीं मानेगा। उधर अनन्या के पिता रघुवीर ने दूर से ये सब देख लिया था। उसके माथे पर शिकन आ गई। ये लड़की गरीबों से दोस्ती कर रही है, ये ठीक नहीं है। रघुवीर को डर था कि अनन्या कहीं इस लड़के के करीब ना चली जाए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो जल्द ही आरव को उसके रास्ते से हटा देगा। रात को घर लौटते समय आरव माँ से बोला, माँ, आज मुझे किसी ने नई नोटबुक दी। सावित्री देवी ने बेटे की आंखों की चमक देखी
और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा भगवान तेरे साथ है, यही छोटी छोटी मददें तुझे मंजिल तक पहुंचाएंगी। आरव ने नोटबुक को अपने सीने से लगाकर कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। लेकिन उसी वक्त किस्मत एक और परीक्षा लेने को तैयार बैठी थी। गांव में खबर फैली कि सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा पास करने पर शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही रहने खाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। ये सुनकर आरव की आंखों में फिर से उम्मीद जग गई। माँ, अगर मैं ये परीक्षा पास कर गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। माँ ने बेटे का चेहरा सहलाया और बोली, बेटा, तू बस अपनी पूरी मेहनत लगा, बाकी भगवान पर छोड़ दे। अब आरव दिन रात पढ़ाई में जुट गया, कभी खेत की मेड़ पर बैठकर, कभी घर की टूटी दीवार के सहारे, तो कभी सड़क किनारे टिमटिमाती लालटेन के नीचे। लेकिन उधर रघुवीर ने ये सब सुन लिया था। वो सोच रहा था, अगर ये लड़का सच में आगे बढ़ गया तो मेरी बेटी उस पर और भरोसा करने लगेगी। इसे अभी रोकना होगा। और यहीं से आरव के संघर्ष की असली जंग शुरू होती है। गांव में हर तरफ एक ही चर्चा थी, सरकारी छात्रवृत्ति परीक्षा। ये परीक्षा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि कई गरीब बच्चों के लिए नई जिंदगी का दरवाजा थी। आरव के लिए ये मौका किसी सपने से कम नहीं था। माँ, ये परीक्षा मेरी किस्मत बदल सकती है। अगर मैं पास हो गया तो शहर जाकर पढ़ाई कर पाऊंगा। माँ ने उसका चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए कहा, बेटा, मेहनत तेरे हाथ में है, बाकी भगवान के हाथ में। तू बस जी जान लगा दे। दिन रात की मेहनत। आरव ने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। दिन में खेतों में मदद करता और रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई। पुरानी किताबें उसके लिए खजाने जैसी थी। कभी कभी भूख से पेट जलता तो माँ सिर्फ आधा रोटी अपने हिस्से की उसे दे देती। बेटा, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आरव जानता था कि माँ झूठ बोल रही है। अनन्या की चुपचाप मदद। इस बीच अनन्या चोरी छिपे उसकी मदद करती। कभी एक पेन, कभी गणित की गाइड, कभी विज्ञान की पुरानी कॉपी। जब भी आरव पूछता, तुम इतना क्यों कर रही हो मेरे लिए, अनन्या हंसकर कहती, क्योंकि तुम्हारे सपनों में मुझे सच्चाई दिखती है। तुम्हें हारते देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आरव के दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतर जाती। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उस पर भरोसा करता है। रघुवीर की चाल। उधर अनन्या के पिता रघुवीर गुस्से से उबल रहे थे। ये लड़का मेरी बेटी के करीब क्यों आ रहा है? अगर ये आगे बढ़ गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रघुवीर ने गांव के दबंगों को बुलाकर कहा, इस लड़के को इतना परेशान करो कि ये पढ़ाई ही छोड़ दे, तभी समझेगा अपनी औकात। अगले दिन जब आरव स्कूल जा रहा था, कुछ दबंग लड़कों ने उसका रास्ता रोका। उन्होंने उसकी किताबें छीनकर कीचड़ में फेंक दी। अब पढ़ेगा तू, देख यही तेरी औकात है। आरव के सीने में दर्द उठा, लेकिन उसने किताबें उठाई, धूल झाड़ी और चुपचाप घर लौट आया। माँ ने देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, किताबें गंदी कैसे हो गईं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस गलती से गिर गई। उसने माँ से कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि अगर माँ को सच बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सरकारी स्कूल में परीक्षा आयोजित हुई थी। गांव और आसपास के सैकड़ों बच्चे वहां पहुंचे। आरव ने अपनी पुरानी शर्ट पहनी थी जो कई जगह से फटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, दुआ करना। माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं बेटा, तू जीत कर ही लौटेगा। परीक्षा हॉल में माहौल गंभीर था। बच्चे अपने अपने पन्ने भर रहे थे। आरव का दिमाग तेजी से चल रहा था। सवाल कठिन थे, लेकिन उसने सब हल किए। तभी अचानक एक लड़के ने उसका पेन तोड़ दिया। आरव के हाथ कांप गए। वो समझ गया कि ये रघुवीर की चाल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेंसिल से बाकी पेपर पूरा किया। जब घंटी बजी तो उसके पन्ने भरे हुए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद सब बच्चे बाहर आए। कुछ खुश थे, कुछ मायूस। आरव ने अनन्या से कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब जो होगा देखा जाएगा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भरोसा है तुम जीतोगे। कुछ हफ्तों बाद परिणाम घोषित हुआ। गांव के स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। हर बच्चा अपनी रैंक ढूंढ रहा था। आरव ने कांपते हाथों से लिस्ट देखी। उसका नाम सबसे ऊपर था, प्रथम स्थान आरव। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ को गले लगा लिया, माँ, हम जीत गए। सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू बहे। बेटा, आज तेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन भीड़ के बीच खड़ा रघुवीर गुस्से से कांप रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया, ये लड़का अब मेरी बेटी से और पास नहीं जाएगा। अब खेल मैं खेलूंगा।
परीक्षा में प्रथम आने के बाद जब आरव का नाम गांव भर में गूंजा तो मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजाकर कह रहे थे, देखो ये है असली मेहनत का नतीजा, आरव हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन भीड़ से दूर पेड़ की छांव में खड़ा रघुवीर मन ही मन कसम खा रहा था, ये लड़का अगर शहर गया तो मेरी बेटी की दुनिया भी इसके साथ जुड़ जाएगी, मुझे इसे रोकना होगा। सरकारी योजना के तहत आरव को शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। ये वही स्कूल था जहां पढ़ना उसके जैसे बच्चों के लिए किसी सपने जैसा था। मां ने उसके बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखे और कहा, बेटा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। आरव ने मां के पैरों में झुककर कहा, मां मैं वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें इस गांव की सबसे इज्जतदार औरत बनाऊंगा। बस यूं ही आंसुओं और उम्मीदों के साथ वो पहली बार गांव से बाहर निकला। जब बस शहर पहुंची तो ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमकचमाती रोशनी देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पहले कभी इतनी भीड़ और इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी थी। स्कूल का हॉस्टल बहुत सुंदर था। वहां बड़े बड़े कमरे, मेज, कुर्सियां और लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं। आरव को सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया उतनी आसान नहीं थी। यहाँ के बच्चे अमीर घरों से आते थे, उनके पास महंगे बैग, स्मार्टफोन और ढेरों सुविधाएं थीं। आरव अपनी फटी शर्ट और टूटी चप्पल में सबके बीच अजनबी सा लग रहा था। पहले ही दिन क्लास में एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये कौन है, लगता है सीधे खेत से उठा लाए हैं। दूसरा बोला, इसको तो अंग्रेजी तो आती भी है या नहीं। आरव चुप रहा। उसके दिल को चोट पहुंची, लेकिन उसने सोच लिया, मैं यहाँ मजाक बनने नहीं पढ़ने आया हूँ। अगले दिन अंग्रेजी की क्लास में टीचर ने सबको निबंध लिखने को कहा। बच्चे धारा प्रवाह लिख रहे थे, लेकिन आरव की कॉपी लगभग खाली थी। उसे शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। टीचर ने सबके सामने कहा, तुम्हें छात्रवृत्ति तो मिल गई, लेकिन इस स्तर पर टिक पाना आसान नहीं होगा। क्लास के बच्चे हंस पड़े। आरव के कान लाल हो गए। उसे लगा मानो कोई उसके सपनों पर हंस रहा है। रात को हॉस्टल में बैठकर जब वो रो रहा था तो उसने माँ का चेहरा याद किया। माँ कहती थी, बेटा गिरने से मत डरना, गिरोगे तभी उठना सीखोगे। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं सीखूंगा, अगर मुझे दुनिया हंसाती है तो मैं और मेहनत करूंगा। इसी दौरान क्लास की एक लड़की रिया उससे मिलने आई। वो बोली, तुम सबकी बातों से परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम होशियार हो, बस यहाँ का माहौल नया है। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। रिया ने कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें अंग्रेजी में मदद कर सकती हूँ। आरव ने पहली बार महसूस किया कि इस नई दुनिया में कोई उसे समझ रहा है। इसके बाद आरव ने लाइब्रेरी में दिन रात बिताना शुरू कर दिया। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं वो डिक्शनरी और किताबों के बीच डूबा रहता। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। क्लास में अब वो पीछे नहीं बल्कि आगे खड़ा होने लगा। टीचर भी चकित थे। ये वही लड़का है जो पहले खाली कॉपी जमा करता था, अब तो सबसे आगे है। उधर गांव में उसकी माँ रोज भगवान से दुआ करती, हे राम मेरे बेटे की राह आसान करना। गांव वाले अब उन्हें सम्मान से आरव की माँ कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन रघुवीर का गुस्सा और बढ़ गया। वो सोच रहा था, ये लड़का जितना आगे बढ़ेगा उतना मेरी बेटी की तरफ उसका असर होगा, मुझे इसे तोड़ना ही होगा। अनन्या भी शहर लौट चुकी थी। वो चाहती थी कि एक दिन फिर आरव से मिले और कहे, देखा मैंने कहा था ना तुम जीत सकते हो। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। शहर का माहौल अब आरव के लिए नया नहीं था। वो धीरे धीरे क्लास में अच्छा करने लगा था। अंग्रेजी में जहां पहले हिचकिचाहट होती थी, अब वो आत्मविश्वास से बोलने लगा था। शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर प्रभावित थे। लेकिन ये प्रगति सबको रास नहीं आ रही थी। कुछ अमीर घरों के लड़के उसे आंखों की किरकिरी समझने लगे। गांव का छोरा हमारे बराबर खड़ा हो रहा है, ये हमें मंजूर नहीं है। उधर अनन्या के पिता रघुवीर शहर में अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर आते जाते रहते थे। जब उन्हें पता चला कि आरव अब शहर में रह रहा है और पढ़ाई में चमक रहा है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक दिन अपने पुराने साथी से कहा, इस लड़के का आत्मविश्वास तोड़ना जरूरी है, इसे ऐसी चोट दो कि ये पढ़ाई से ही डर जाए। इसी बीच स्कूल में वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता घोषित हुई। विषय था गरीबी और शिक्षा का रिश्ता। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। अरे ये टॉपिक तो आरव के लिए ही बना है, आखिर गरीबी की कहानी इससे बेहतर कौन सुना सकता है। शिक्षक ने नाम लिखते हुए कहा, आरव तुम्हें भी इसमें भाग लेना होगा। आरव का दिल धड़कने लगा। स्टेज पर बोलना, वो भी अंग्रेजी में, ये उसके लिए सबसे कठिन चुनौती थी। आरव ने कई रात नींद त्याग कर तैयारी की, कभी आईने के सामने खड़े होकर, कभी हॉस्टल की छत पर टहलते हुए।
उसकी जुबान लड़खड़ाती लेकिन इरादा मजबूत था। रिया ने भी मदद की। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लोग हंसेंगे, लेकिन जब तुम सच्चाई बोलोगे तो वही लोग तालियां भी बजाएंगे। स्कूल का बड़ा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों बच्चे, शिक्षक और मेहमान मौजूद थे। स्टेज पर जब आरव का नाम पुकारा गया तो कई बच्चों ने सीटी बजाई। चलो देखेंगे गांव का लड़का क्या बोलता है। आरव कांपते कदमों से मंच पर गया। उसके हाथ में पुरानी कॉपी से फटे पन्ने थे, लेकिन जैसे ही उसने गरीबी में जीते हुए बच्चों की कहानी सुनानी शुरू की, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, गरीबी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन अगर शिक्षा मिल जाए तो वही गरीब सबसे ताकतवर बन सकता है। उसकी बातें सीधे दिल को छू रही थीं। पूरा हॉल खामोश था और अंत में जब उसने कहा, मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि शिक्षा मेरी तकदीर बदल देगी, तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आरव ने पहला स्थान हासिल किया। शिक्षक और प्रिंसिपल ने उसकी बधाई दी। अखबार में उसकी तस्वीर छपी। गांव का होनहार बेटा शहर में छाया। ये खबर गांव पहुंची तो सावित्री देवी की आंखें खुशी